ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में जो आज कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी है। और ना ही वो कहानी और उसका घटनाक्रम टेढ़ा मेढ़ा है, बल्कि उसके किरदार भी बिल्कुल ही टेढ़े बेके हैं। कहानी के लेखक एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं जिन्होंने रहस्यमयी कहानियों को लिखने में महारत हासिल कर लिया है। उनकी कहानियां अक्सर पेचीदा, टेढ़ी मेढ़ी और रहस्यमयी होती हैं, तिलस्मी। तो ये तो हुई कहानी की बात। अब आइए करते हैं कहानी के शीर्षक की बात। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम लोग कहानी चुनते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको सुनाने के लिए इस चैनल पर, तो कहानी के साथ साथ उसके शीर्षक का भी अनुवाद करना बनता है भाई। और ठीक कहानी की तरह शीर्षक भी अक्सर ऐसा होता है कि जिसका अक्षरशः यानी कि लिटरल या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद मुमकिन नहीं है। तो देखिए, जब इस टेढ़ी बेकी कहानी को मैंने चुना तो मुझे लगा कि भाई इसका शीर्षक क्या दिया जाए हिंदी में, और जो इसका अंग्रेजी में शीर्षक था वो काफी लंबा चौड़ा था। मैंने बड़ा सोचा, उसके बाद समझ आया कि अरे भाई, जो इसके टेढ़े बेके किरदार हैं और जो टेढ़ी मेढ़ी जो इसकी घटनाक्रम है उसी को पकड़ा जाए। और उससे प्रेरणा लेकर मैंने चुने दो शब्द, और दो शब्दों को संधि करके बना एक शब्द जो कि इस कहानी का शीर्षक है। अब ये दो शब्द कौन से हैं जिनकी संधि हुई और वो शीर्षक बना? वो शीर्षक क्या है, ये कहानी कौन सी है और किसने लिखी है, ये जानने के लिए आइए आगे सुनते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है द मैन विद द ट्विस्टेड लिप। कहानी को लिखा है सर आर्थर कोनन डॉयल ने, ऑफ शर्लॉक होम्स फेम। तो आओ सुनो कहानी टिढ़गिच्चा। एक बार पड़ जाए तो फिर पीछे छुटाने का नाम तो लेती ही नहीं। अफीम की आदत कुछ है ही ऐसी। और जब शहर के नामी गिरामी रईस ईजा विटनी को ये आदत लगी तो फिर हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई। कॉलेज के ज़माने में शायद किसी मस्खरे ने थोड़ा चटा दी होगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ईजा विटनी अफीम की लत में बस धंसते ही चले गए। सोफे पे बैठा वो इंसान ईजा विटनी है कि उसका भूत, कौन कह सकता है। धसी हुई आंखें, दूर अंतरिक्ष को ताकती हुई निरीह दृष्टि, धुलमुल शरीर, एक तरफ गर्दन लुढ़की हुई तो एक तरफ हाथ, न कुछ बोले न चले। समय से पहले ही बूढ़ा हो चला था वो ईजा विटनी। अब आइए इस कहानी के दूसरे पात्र से मिले। जून की एक रात को डॉक्टर जेम्स वॉटसन और उनकी पत्नी आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनके घर की घंटी बजी और मिसेस वॉटसन चिढ़कर बोली, ओहो, इस वक्त कौन आया? दोनों जाकर नीचे देखते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक नकाबपोश को खड़ा पाया देखते हैं। नकाबपोश ने काले कपड़े पहने हुए थे और काला नकाब से उसका चेहरा ढका हुआ था। कुछ सेकंड तो तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक नकाबपोश लपक के मिसेस वॉटसन के गले पड़ गया। मिसेस वॉटसन घबरा गई और नकाबपोश वो अचानक रोने लगा। मिसेस वॉटसन बोली, अरे ये तो मिसेस केट विटनी है। उन्होंने नकाबपोश मिसेस केट विटनी, ईजा विटनी की पत्नी का नकाब खोला। ईजा विटनी की पत्नी बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। तो केट विटनी जो थी उन्होंने बोला, ईजा ईजा, आप तो जानते हैं उनकी अफीम की आदत, आपसे क्या छुपा है। पहले सुबह सुबह चला जाता था और फिर शाम को आ ही जाता था। इस बार 2 दिन हो गए हैं। कुछ करिए डॉक्टर वॉटसन, कुछ करिए, ईजा को लेकर आइए। उनकी बात सुनकर डॉक्टर वॉटसन ने बोला, आप इत्मीनान रखिए, चिंता मत करिए, ईजा जहाँ भी है मैं उसको लेकर आपके पास आऊँगा। आप यहाँ पे बैठिए और या तो घर जाकर इत्मीनान से बैठ जाइए। डॉक्टर जेम्स वॉटसन ऊपर कमरे में गए, तैयार हुए और फौरन 10 मिनटों के अंदर अंदर अपने घर के सुकून से और चैन से निकलकर बाहर आ गए लंदन की सड़कों पर। दूर लंदन की सड़कों पर चले जा रहे थे डॉक्टर जेम्स वॉटसन, और उनको लग रहा था कि हो ना हो आज की रात बड़ी खुफिया और खौफनाक हो सकती है। मगर कितनी खुफिया और खौफनाक, इस बात का अंदाजा डॉक्टर जेम्स वॉटसन को अभी नहीं था। डॉक्टर जेम्स वॉटसन को यह पता था कि शहर का नामी गिरामी अफीम खाना अपर स्वॉन्ड लेन में पाया जाएगा।
वो सीधा पहुंचे और अपनी गाड़ी को, टैक्सी को एक कोने में रोककर पैदल ही चल दिए उस गली में, अपर स्वंडम लेन। इधर उधर देखते हुए जिन और जुए की दुकानों के बीच उनको बार ऑफ गोल्ड दिखाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर सीढ़ियों में नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां पथरीली थीं और उस पर अफीमचियों के पैरों की छाप कुछ इस तरह पड़ गई थी, उनके निशान कुछ इस तरह पड़ गए थे मानो कि अफीम की आदत और उसकी लत जिस तरह उस चीज ने उन अफीमचियों की जिंदगी में छाप छोड़ दी हो। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर डॉक्टर जेम्स वॉटसन आगे बढ़े और हाथ से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर वो क्या देखते हैं कि यहाँ तो कुछ अलग ही दुनिया है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये किस जगह आ गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस जगह आ गए हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं, थोड़ी घुटन थी। दूर लोग कश लगा रहे थे, अजीब से बेसुध बेहोश पड़े हुए लोग, कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ उम्रदार। डॉक्टर वॉटसन को लगा कि ये ईसा ने कैसी लत पाल ली है। वो इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उस बार ऑफ गोल्ड का मैनेजर उनके पास आया और बोला, कितने की लेंगे? डॉक्टर वॉटसन ने कड़ी स्वर में बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्त को ढूंढने आया हूं। विटनी, ईजा विटनी। उनकी ये बात सुनते ही कुछ पैरों की पच्चाप हुई, कुछ हलचल हुई और दूर एक कोने में ईजा विटनी गिर गिर कर उठने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर वॉटसन उनकी ओर गए और उनको सहारा देकर उठाया। कुछ जानते भी हो केट कितनी परेशान है तुम्हारे लिए ईजा? वॉटसन, अच्छा हुआ तुम आ गए, यहां से मैं खुद बाहर नहीं आ पाता। आज दिन क्या है? आज शुक्रवार है, कब से घर नहीं गए हो तुम? डॉक्टर वॉटसन ने ईजा विटनी से बोला। तो ईजा विटनी बोले, क्या शुक्रवार? पर मुझे लगा आज बुधवार है। ओहो, केट परेशान होगी, मुझे घर ले चलो वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन ने उनको एक हाथ से सहारा दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। वो सीढ़ियों की पहली सीढ़ी चढ़ाई थे कि पीछे से किसी बददिमाग, बदतमीज, बेहुदा अफीमची ने उनको आवाज लगाई, जाते हो किधर? जरा पीछे मुड़कर देखो तो इधर। डॉक्टर वॉटसन गुस्से में तो थे ही। एक हाथ से ईजा को थामते उन्होंने बस हल्के से पीछे देखा और देखकर भौचक्के रह गए। आग के पास बैठा अफीमची कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त और शहर का मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स निकला। होम्स, तुम यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर वॉटसन चीखे। धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे यहां पे पहचान जाएं। तुम यहां क्या कर रहे हो वॉटसन? अरे मैं तो यहाँ पे ठीक है, टैक्सी है तुम्हारे पास? हाँ है, पर ये बताओ कि तुम यहाँ बाहर आकर सब समझाता हूँ। अपने दोस्त से फटाफट अपना पीछा छुड़वाओ और मुझे बाहर पेड़ के कोने के पीछे मिलो। उनसे विदा लेकर डॉक्टर वॉटसन ईसा विटनी को लेकर सीढ़ी से बाहर आए, टैक्सी में बिठाया और उनको उनके घर के लिए विदा कर दिया और खुद खड़े हो गए पेड़ के नीचे अपने दोस्त और शहर के मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के इंतजार में। कुछ मिनटों बाद लंगड़ाते हुए शर्लॉक होम्स बार ऑफ गोल्ड से बाहर आए। जब वो बाहर आए तो डॉक्टर वॉटसन के अंदर कई सवाल पैदा हो रखे थे, मगर होम्स ने उनको इशारा करके बोला कि अभी कुछ पूछना मत मुझसे। दोनों दोस्त कई दूर तक पैदल चले और होम्स तो लंगड़ाते हुए ही चला। फिर एक मोड़ पर आकर धीरे से पीछे देखा और खूब जोर से हंसने लगा। डॉक्टर वॉटसन बोले, ये क्या मजाक है होम्स? अरे कुछ बताओगे भी? कब से सस्पेंस बना के रखा हुआ है तुमने? अरे रुको, बग्गी में बैठकर सारा किस्सा कह सुनाता हूं। दोनों दोस्त बग्गी में बैठे। डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स ने बग्गी को कोचवान को चलने का इशारा किया। उसके बाद कई दूर तक तो दोनों दोस्त शांति में चलते रहे उस बग्गी में बैठकर। बग्गी बड़ी जोरों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर टकबक टकबक करती दौड़ती चली जा रही थी। ऊपर लगी हुई लालटेन जोरों से हिल रही थी और सड़क के दोनों तरफ परछाइयां छोड़ रही थी। डॉक्टर वॉटसन ने एक बार फिर होम्स से बोला, अरे होम्स बता भी दो। तो होम्स ने अपना पाइप जलाया और पीते हुए बोला, तुमको क्या लगा कि कोकीन के इंजेक्शन के साथ साथ मैंने अफीम की भी लत पाल ली? होम्स, डॉक्टर वॉटसन बोले तो होम्स बोला, तुम यहां अपने दोस्त को ढूंढने आए थे वॉटसन, और मैं एक दुश्मन को। नेविल सेंट क्लेयर का नाम सुना होगा तुमने? होम्स बोला। पिछले हफ्ते नेविल सेंट क्लेयर अपने घर से निकलता है और दिन के कुछ 2-3 बजे इसी बार ऑफ गोल्ड में आखिरी बार देखा जाता है। उसके बाद उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। एक आदमी अचानक से यूं ही बस गायब हो जाता है, ना कोई सुराग। शक के बिना पर एक भिखारी गिरफ्तार होता है। इसके आगे और कुछ नहीं पता। वो आदमी आखिर गया तो गया कहाँ?
इस ही केस को सुलझाने के लिए मैं 10 हेडर्स जा रहा हूँ कैंट में। मेरे साथ चलोगे वॉटसन? डॉक्टर वॉटसन बोले, तुम्हारा साथ देना मेरा सौभाग्य है होम्स, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। कहो, जो भी चाहो, बंदा हाजिर है। उसके बाद शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दूर निकल गए कैंट की ओर। थोड़ा आगे जाकर होम्स ने कोचवान को रोका और बोला, यहाँ से आगे बग्गी मैं खुद ले जाऊंगा। कोचवान निकल गया तो उसके बाद शर्लॉक होम्स ने बग्गी की डोर संभाली और एक तेज चाबुक मारकर घोड़े को आगे दौड़ने को कहा। तेजी से बग्गी उड़ती चली जा रही थी, दौड़ती हुई चली जा रही थी, धूल उड़ाते हुए चली जा रही थी। लकड़ी के पुल के ऊपर जब वो लोग आए तो नीचे नदी कलकल कर बह रही थी। दूर कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। उसके बीच वॉटसन ने एक बार फिर अपने दोस्त शर्लॉक होम्स से बोला, अरे होम्स, अब तो मुझे केस के बारे में बताओ। बताता हूं। नेविल सेंट क्लेयर हर रोज की तरह सोमवार को अपने घर से दफ्तर के लिए निकला। वैसे तुम ये तो जानते ही होगे कि नेविल सेंट क्लेयर की कहानी क्या है। कई सालों पहले एक नौजवान लंदन शहर आता है। यही कुछ 3-4 सालों में वो कई दोस्त यार बना लेता है, पैसा भी अच्छा कमाने लगता है। शहर के मशहूर और रईस ब्रूअरी के मालिक की बेटी से उसकी शादी हो जाती है। बड़ा बंगला, 2 बच्चे, अच्छा घर, अच्छा व्यापार, खुशहाल जिंदगी। अरे और क्या चाहिए। और नियम के स्वरूप हर दिन ये सुबह उठकर कैनन स्ट्रीट जाता था ट्रेन पकड़कर, और ठीक 5:14 की शाम की गाड़ी पकड़कर वापस आ जाता था। अब पिछले सोमवार नेविल सेंट क्लेयर रोज की तरह ही घर से निकला। निकलते वक्त उसके बेटे ने उसको बोला कि पिताजी, मेरे लिए ब्लॉक्स यानी कि खिलौने जरूर लेते आइएगा। सर हिलाते हुए वो कहकर सबसे अलविदा लेकर घर से निकला। उस दिन इत्तेफाकन मिसेस सेंट क्लेयर के नाम से एक पार्सल आया एबरडीन शिपिंग कंपनी में। अब एबरडीन शिपिंग कंपनी तुम जानते हो कि अपर स्वॉन्डम लेक के पिछले वाली गली में है। तो मिसेस सेंट क्लेयर निकली लंदन शहर की ओर। उन्होंने अपना पार्सल कलेक्ट किया और फिर पता नहीं कैसे रास्ता भटक गई। तुम्हें याद होगा वॉटसन, उस दिन उमस बहुत थी, तो जाहिर सी बात है कि पैदल चलना इतनी आसान बात तो रही नहीं होगी। अब राह भटकते ही मिसेस सेंट क्लेयर गलती से आ गई अपर स्वॉन्डम लेन में और ढूंढने लगी बेतहाशा इधर उधर देखते हुए कोई टैक्सी। इधर उधर उनकी नजर दौड़ ही रही थी कि अचानक बार ऑफ गोल्ड के ऊपर वाले माले की खिड़की पर उनकी निगाह पड़ी। देखती क्या है कि वहां तो नीचे झांक रहे हैं उनके पति मिस्टर सेंट क्लेयर खड़े हुए हैं। दोनों की आंखें मिली और सेंट क्लेयर ऐसे हाथ फैलाकर उनकी तरफ इशारा करने लगे और फिर अचानक एक धक्के से पीछे चले गए, जैसे कि किसी ने उनको अंदर से खींच लिया हो। मिसेस सेंट क्लेयर घबरा गई थी। मिस्टर सेंट क्लेयर की आंखों में वो खौफ देखकर वो बिल्कुल घबरा गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो उस दुकान को बेतहाशा ढूंढने लगी और तुरंत जाकर बार ऑफ गोल्ड के अंदर घुस गई। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि उसका मालिक वहां पर तैनात है। उसने उनको अंदर आने नहीं दिया। वो बहुत गिड़गिड़ाई, मुझे जाने दीजिए, ऊपर दूसरे माले की खिड़की पर मैंने अपने पति को देखा है, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे पुकारा भी, मुझसे मदद मांगी। मगर मालिक ने एक ना सुनी और उनको धक्का देकर एक तरफ कर दिया। तो मिसेस सेंट क्लेयर आपाधापी में बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। इत्तेफाकन उनको आगे राउंड अबाउट पे खड़े हुए कुछ पुलिस वाले दिखाई दे गए। पुलिस वालों को सारा हाल कह सुनाया और सीधे उनको ले आई बार ऑफ गोल्ड में। अब पुलिस वाले जब साथ थे, बार ऑफ गोल्ड का मालिक तलाशी लेने से कैसे इनकार कर देता। उसके बाद पुलिस, बार ऑफ गोल्ड का मालिक, मिसेस सेंट क्लेयर तीनों गए दूसरे माले पर। सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि वहीं पे भिखारी बून, वो टेढ़े मुंह वाला, टेढ़े होठ वाला भिखारी, वो टिड़गिच्चा वहीं कोने में खड़ा हुआ था और एक अजीब निगाह से उन सब की ओर देख रहा था। पुलिस ऊपर गई, पूरे कमरे की तफ्तीश करी, तलाशी ली, मगर उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अलमारी पूरी खाली थी, कमरा पूरा खाली था। नीचे झांक कर देखा तो खिड़की के नीचे नदी बह रही थी और पीछे ही वो सड़क थी जहां से मिसेस सेंट क्लेयर ने अपने पति को देखा था। पुलिस बाहर निकलने ही वाली थी मिसेस सेंट क्लेयर के साथ उस कमरे से कि अचानक अलमारी के नीचे से मिसेस सेंट क्लेयर को एक ब्लॉक्स का डब्बा दिखाई दिया। वो चिल्लाई, 1 मिनट इंस्पेक्टर, वो ब्लॉक्स देखिए। आज सुबह जब मेरे पति घर से निकल रहे थे तो मेरे बच्चे ने मेरे पति को बोला कि लौटते वक्त ब्लॉक जरूर लाइएगा। मैंने अपने पति को यही देखा है, हो ना हो इस जगह से उनका कोई ताल्लुक है, हो ना हो यहीं से गायब हुए हैं, मेरी मदद करिए इंस्पेक्टर। ये कहकर मिसेस सेंट क्लेयर बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर ने उनको एक साइड करके रिक्वेस्ट करा लेडी कांस्टेबल से कि उनको घर पहुंचाया है और अच्छी तरह एक बार फिर उस कमरे की तलाशी ली। उसके बाद उन्होंने अलमारी को ठोक बजाकर पीट कर देखा। अलमारी में एक गुप्त यानी कि छिपा हुआ छोटा सा खाना था। उस खाने में निकले कुछ कपड़े जो कि नेविल सेंट क्लेयर के कपड़े मालूम होते थे। उसके बाद उन्होंने और तलाशा, नीचे झुककर भी देखा और बोला, यहां से अगर कोई फेंका गया है या गिरा है
उसके जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। खिड़की पर इंस्पेक्टर को थोड़ा खून दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि इस समय वो टिड़गिच्चा, वो टेढ़े मुंह टेढ़े होठ वाला भिखारी बून भी ऊपर आ चुका था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर ने बार ऑफ गोल्ड के मैनेजर से पूछा। तो मालिक बोला, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आके टाइम गुजार लेता है, इसकी परवाह ना कीजिए। इंस्पेक्टर ने फिर देखा और फिर ढूंढा चारों तरफ कमरे में। उसके बाद उनको वहां पर कोई और सुराग हासिल नहीं हुआ, तो वो भिखारी बून को शक की बिना पर गिरफ्तार कर ले गए सीधा थाने। अब मिसेस सेंट क्लेयर ने शर्लॉक होम्स से खास गुजारिश करी थी कि ये केस वो ले लें। तो शर्लॉक होम्स उस बग्गी में बैठे हुए डॉक्टर वॉटसन से बोलते हैं, वॉटसन, इसी केस को सुलझाने के सिलसिले में मैं आजकल दी सेडर्स में रहता हूँ। खास मिसेस सेंट क्लेयर ने मुझसे गुजारिश करी है कि मैं उनके बंगले में रहकर ही इस केस की तहकीकात करूँ। ये सब बातें हो ही रही थी तो शर्लॉक होम्स आगे बोले, वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है? केस शीशे जैसा साफ है, पर उतना साफ है नहीं, बड़ा पेचीदा है। डॉक्टर वॉटसन बोले, इसमें सोचना क्या है, ओपन एंड शट केस है। हुआ ये होगा कि भाई जब मिसेस सेंट क्लेयर ने अपने पति को ऊपर से देखा, उस समय दरअसल भिखारी बून, उस टिड़गिच्चे और उनके पति में खींचातानी चल रही होगी। खींचातानी में वो गलती से खिड़की के पास चले गए होंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा होगा और पुकारा होगा कि मुझे बचाओ। इतने में उनकी पुकार सुनकर भिखारी बून ने उनको पीछे वापस खींच लिया होगा और उसके बाद उनमें हाथापाई शुरू हो गई होगी। आपाधापी उन्होंने, भिखारी बून ने उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा और उनका कोट उस खींचातानी में पीछे ही रह गया होगा। कपड़े भिखारी बून ने शायद इधर उधर छुपा दिए होंगे पहले ही, और कोट जब उसने सुना कि नीचे हलचल हो रही है, मिसेस सेंट क्लेयर नीचे खड़े होकर बार ऑफ गोल्ड के मालिक से लड़ाई कर रही है ऊपर आने के लिए, तो भिखारी बून को कुछ समझ नहीं आया होगा। उसने वो कोट बाहर फेंकना चाहा होगा शायद उस नदी में, मगर उसको लगा होगा कि अगर वो कोट बाहर फेंक देगा तो नदी से कभी भी वो ऊपर उभर कर आ सकता है। इसीलिए अपने हो ना हो अपने कटोरे से उसने कुछ सिक्के, कुछ रेजगारी निकाल कर उसमें भर दिए होंगे और उसको नीचे फेंक दिया होगा। तुम कह रहे थे ना वो होम्स की पुलिस को अगले दिन तलाशी के तौर पर नीचे नदी के पास वो कोट भी बरामद हुआ है और उसमें कुल 420 रेजगारी, 420 पाउंड रेजगारी के तौर पे मिली है। दोनों दोस्त होम्स और वॉटसन तब तक दी सेडर्स पहुंच चुके थे। दूर दरवाजे पर खड़ी उन्होंने मिसेस सेंट क्लेयर को देख लिया था। जब शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मिसेस सेंट क्लेयर के पास पहुंचे, उनका पहला सवाल था, कोई खबर? अच्छी या बुरी? कोई भी खबर नहीं? कोई खबर नहीं है मेरे पास आपके लिए, होम्स ने मिसेस सेंट क्लेयर को जवाब दिया। ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर वॉटसन, आज रात यहीं पे रहेंगे। कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? नहीं, स्वागत है मेरे बंगले में आपका डॉक्टर वॉटसन। बुरी वक्त से गुजर रही हूँ, अगर आओ भगत में थोड़ी कमी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। डॉक्टर वॉटसन थोड़ा झेंपे और बोला कि नहीं, मैं आपके किसी काम आ पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिस्टर होम्स, वैसे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपके पास थोड़ा वक्त है? जी बिल्कुल, कहिए, शर्लॉक होम्स ने बोला मिसेस सेंट क्लेयर से। तो मिसेस सेंट क्लेयर और डॉक्टर वॉटसन, शर्लॉक होम्स तीनों बैठ गए डाइनिंग टेबल पर और मिसेस सेंट क्लेयर ने अपने सवाल शुरू करे। डिटेक्टिव होम्स, क्या आपको लगता है कि मेरे पति अभी भी जिंदा हैं? नहीं। क्या वो मर गए हैं? जी। क्या उनको मारा गया है? कह नहीं सकता, हो भी सकता है। कब? शायद सोमवार को। अगर ऐसा है, मिसेस सेंट क्लेयर ने बोला, तो फिर ये चिट्ठी मुझे कहां से मिली? शर्लॉक होम्स ने मिसेस सेंट क्लेयर के हाथ से वो चिट्ठी ली, वो लिफाफा लिया और उसकी तफ्तीश करी, उसको पलट पलट कर देखा। लिखने वाले की लिखावट आपके पति नेविल सेंट क्लेयर की है? जी बिल्कुल, मगर लिफाफे में नहीं, खत पे जो लिखावट है वो मेरे पति की है, जब वो हड़बड़ाहट में लिखते हैं। अच्छा, खत के साथ कुछ और भी आया लगता है? जी, उनकी अंगूठी है सबूत के तौर पर। अच्छा, लिफाफे को देखते हुए डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स ने बोला, मालूम पड़ता है कि जिस शख्स ने आपका नाम इस लिफाफे पर लिखा है, उस शख्स को आपका पता नहीं मालूम था। देखिए, ये स्याही कैसी सूख गई है जिस पे आपका पता लिखा हुआ है। बारीकी है, मगर यही बारीकियां बाद में या तो केस की चाक को सुलझाने की चाबी और नहीं तो उसकी सबसे बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे लिफाफे को चिपकाने वाले को अफीम और तंबाकू की आदत भी थी। आपको पक्का पता है, यकीन है कि आपके पति अफीम, गांजा, तंबाकू ये सब नहीं खाते पीते थे?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते थे वो ये सब नशा। अच्छा, जरा खत को पढ़ने की इजाजत है? जी पढ़िए। शर्लॉक होम्स खत पढ़ते हैं। खत पर लिखा था, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं जहां भी हूं ठीक हूं। एक छोटी सी गलती हो गई है, उसी को सुधारने में लगा हुआ हूं। जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारा नेविल। शर्लॉक होम्स ने वो चिट्ठी वापस मिसेस क्लेयर को दी और बोला, अब मैं आपकी इजाज़त लूँगा, हम दोनों अब सोने जा रहे हैं, कल सुबह मुलाकात होगी। वैसे कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ज़्यादा देर ना हो गई हो तो? मिसेस सेंट क्लेयर ने बोला, बिल्कुल पूछिए, केस के लिए जो भी ज़रूरी है मैं आपको बताऊँगी। आपको यकीन है कि उस दिन आपके पति ने आपको कुछ नहीं बताया स्वॉर्नडम लेन में जाने के बारे में? जी बिल्कुल यकीन है, उन्होंने कभी उस गली का नाम ही नहीं लिया। और आपको यह भी यकीन है कि आपके पति कभी भी अफीम का नशा नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं आप डिटेक्टिव, मैं बिल्कुल जानती हूँ। या हो सकता है उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं हो। आपको पक्का यकीन है कि जिस दिन आप उस गली में जा रही थी अपर स्वॉर्नडम लेन में और आपने ऊपर देखा तो आपके पति आपको देखकर चौंके नहीं, क्या पता चौंके भी हो। दरअसल उन्होंने आपको पुकारा नहीं हो मदद के लिए, बल्कि आपको देखकर चौंक गए हो और खुद ब खुद पीछे खिंच गए हो। वो नहीं चाहते हो कि आप उनको वहां देखें। हो भी सकता है ऐसा, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? यही बात मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूं, होम्स बोला। आप ये यकीन से कह सकती हैं एक बार फिर कि नेविल सेंट क्लेयर को कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी इतने दिनों से, उनके कोई व्यापार में बुरा वक्त नहीं चल रहा था, उनके कोई दुश्मन नहीं थे। जहां तक मुझे पता है डिटेक्टिव, नहीं। ठीक है, इतना मेरी तफ्तीश के लिए काफी है, शुक्रिया, शुभ रात्रि। ये कहकर डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स ने मिसेस सेंट क्लेयर से विदा ली और सोने चले गए। ऊपर कमरे में जाकर शर्लॉक होम्स गहरी सोच में डूबा हुआ था। डॉक्टर वॉटसन जानते थे कि इस समय उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, वो चुपचाप एक कोने मुंह करके सो गए। रात भर शर्लॉक होम्स सोचता ही रहा। सुबह ठीक 4:30 बजे उसने डॉक्टर वॉटसन को उठाया। अरे सुनो, उठो, तुम्हें सुबह सैर करा कर लाता हूं। डॉक्टर वॉटसन ने घड़ी देखी, 4:30। अच्छा चलो। साथ ही शर्लॉक होम्स ने अपने बड़े भूरे बैग में कुछ सामान ले रखा था। अब दोनों दोस्त चल दिए बग्गी में बैठकर सीधे बोस स्ट्रीट के थाने में पहुंचते ही वहां पर शर्लॉक होम्स जैसे ही बग्गी से उतरे और डॉक्टर वॉटसन जैसे ही बग्गी से उतरे तो वहां के खड़े हवलदार ने जोरदार सैल्यूट किया और शर्लॉक होम्स को हेलो बोली। शर्लॉक होम्स बोले, ड्यूटी पर कौन है? तो हवलदार ने बोला, इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट हैं। बेहतरीन। अंदर जाकर शर्लॉक होम्स बोले, अरे ब्रैडस्ट्रीट, मेरी मदद करोगे? शर्लॉक होम्स को देखते ही इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बोले, डिटेक्टिव होम्स, कब से आपसे कह रहा हूं, भिखारी बून वो टिड़गिच्चा हमारे कब्जे में है, हमारी गिरफ्त में है, ओपन एंड शट केस है, उसको जज साहब के सामने फिर से पेश करिए और बस केस को रफा दफा करिए। देखता हूं, आज इसीलिए आया हूं, आज तो दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, शर्लॉक होम्स ने इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट से बोला। कहां है वैसे वो आपका टिड़गिच्चा? तीनों लोग टिड़गिच्चे यानी कि भिखारी बून के कारागार के पास पहुंचे। दूर से उन्होंने देखा कि बेफिक्र होकर वो बड़ी गहरी नींद सो रहा था। कितना बदसूरत मालूम होता था। उसके नारंगी बाल, उसका एक टेढ़ा होंठ और उसके मुंह के आर पार एक चाकू का निशान, बड़ा बदसूरत था। मालूम होता है कि आपका टिड़गिच्चा कई दिनों से नहाया नहीं है। क्यों इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट? क्या कहें साहब, हमने बड़ी कोशिश कर ली। अरे कहता है नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, आलस है, नहीं मुझे ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ दो। हमने भी बोला छोड़ो, हमें क्या है, जज साहब के सामने पेशी होगी और जाएंगे सीधा फांसी पर। आइए आपके इस टिड़गिच्चे को आज मैं नहलाता हूँ, एक बाल्टी पानी लाएंगे? इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, और हवलदार को एक बाल्टी पानी लाने को बोला। पानी की बाल्टी देखते ही शर्लॉक होम्स ने अपना बड़ा भूरा बस्ता खोला, उससे निकाला एक स्पॉन्ज को बाल्टी में डुबाया और जोरदार निचोड़कर भिखारी बून को उस टिड़गिच्चे को सोते ही पैसे कॉलर उसका पकड़ा और जोर से उसके मुंह पर स्पंज रगड़ा और बोला, इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने के लिए। स्पॉन्ज के नीचे लेटा भिखारी बून इस तरह तड़प रहा था जैसे कि एक चिड़िया तड़पती है अगर उसको कोई पकड़ ले तो। और फिर वाकई उस जेल में एक बड़ा करिश्मा हुआ। भिखारी बून, वो टिड़गिच्चा और कोई नहीं
शहर का नामी गिरामी रईस नेविल सेंट क्लेयर था। उसको देखकर सब हक्के बक्के रह गए। 27 साल लाइफ में मैंने आज तक इस करियर में ऐसा केस नहीं देखा है। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बोल उठे। अरे आइए, अब इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। भिखारी बून, वो टिड़गिच्चा नेविल सेंट क्लेयर अपना चेहरे को अपने हाथ से छुपाते हुए इधर उधर देख रहे थे और कह रहे थे, ओहो, इतने सालों से मैंने ये राज छुपाया था, आज पर्दाफाश कर दिया आपने। अब कहानी बताइए अपनी क्या है, समझाइए माजरा क्या है। तो नेविल सेंट क्लेयर ने उस जेल में पहली बार अपने जीवन की सच्चाई बयां करी। अब आपसे क्या कहूँ डिटेक्टिव होम्स, कई साल पहले जब मैं लंदन आया, एक नौजवान था। मैंने बड़ी नौकरी ढूंढी, नौकरी तो हाथ लगी नहीं, पर थिएटर करना शुरू कर दिया। वहीं पे मेकअप आर्टिस्टों के साथ समय बिताकर मेकअप की कला भी सीख ली। उसके बाद ले दे के एक जर्नलिस्ट, एक प्रेस कंपनी में मेरी एक जर्नलिस्ट के साथ बतौर इंटर्न नौकरी लग गई। अब उस जर्नलिस्ट ने एक कहानी छापनी चाहिए, एक रिपोर्ट छापनी चाहिए जो कि लंदन शहर में चलते भिखारियों पर थी। अब क्या था, मुझे लगा ये मुझे अपने जर्नलिज्म का हुनर दिखाने का बेहतरीन मौका मिल गया है। अरे मैं निकल पड़ा अपना रूप बदलकर, बिल्कुल रूप में आकर उसी भिखारी की तरह बैठकर, जहाँ पे लंदन शहर में भिखारी बैठे रहते हैं। तो मैंने भी अपना मेकअप से अपना रूप बदला और भिखारियों के बीच जाकर बैठ गया। एक हफ्ते तक मैं भिखारी बनकर सुबह शाम भीख मांगता रहा उसी थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर। एक हफ्ते बाद वो रिपोर्ट छपी, वो बात वहीं खत्म हो गई। अब साहब किस्मत की मार देखिए, एक दिन मैंने अपने किसी दोस्त के लिए गारंटर बना था मैं लोन के लिए, उस दोस्त ने वो लोन डिफॉल्ट कर दिया। तो मेरे नाम आ गया खत अदालत से कि फौरन अदालत में पेश होइए, इतना इतना आपका जुर्माना है, नहीं तो फिर आप जाइए सीधे जेल। अब मरता क्या ना करता साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जर्नलिज्म के दिनों में मुझे एक चीज़ याद थी कि जहाँ जर्नलिज्म की इंटर्नशिप की नौकरी मुझे केवल 2 पाउंड प्रति हफ्ता कमा के दे सकती है, लंदन शहर में एक भिखारी एक साल में 750 पाउंड कमा लेता है। अब आप ही बताइए साहब, मैं क्या करता। मुझे आइडिया सूझा, मैं फौरन बन गया एक भिखारी और जाकर बैठ गया थ्रेड नीडल स्ट्रीट में। और ऐसे जन्म हुआ भिखारी बून उस टिड़गिच्चे का। मैं ये करता ही चला जा रहा था बिना किसी को खबर हुए, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना शहर का कोई भी इंसान। बस अगर आपने आज मेरा पर्दाफाश ना किया होता, आपसे गुजारिश है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए और मुझसे वादा करिए कि आप किसी को मेरी कहानी नहीं सुनाएंगे। मैं वादा करता हूं, शर्लक होम्स ने टिड़गिच्चे से बोला, मगर आपको भी वादा करना होगा कि भिखारी बून ये टिड़गिच्चा अब जिंदा नहीं रहेगा और अब आप केवल सेंट क्लेयर, नेविल सेंट क्लेयर बन के रहेंगे। मरता क्या ना करता साहब, ये कहकर नेविल सेंट क्लेयर वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बहुत ही खुश थे और उन्होंने अब मान लिया था कि शर्लक होम्स तो वाकई हीरो हैं। उनकी तरफ देखते हुए बोले, आपने इतना पेचीदा केस कैसे सुलझा लिया, कैसे सोचते हैं आप, करते क्या हैं? शर्लक होम्स बोले, वाकई जानना चाहते हो? ब्रैडस्ट्रीट बोला, हाँ हाँ बताइए। 5 थकियों के ऊपर बैठकर और मन भर तंबाकू फूंक कर।